हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि मैं आप सभी को हिंदी साहित्य की जो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ जेआईसी आदि एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है। ठीक, तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करा करें। ठीक, तो हमने आदिकाल के कुछ पॉइंटों को हमने समझाया था, कुछ पॉइंटों के माध्यम से हमने आदिकाल को समझाया था और उन पॉइंटों में भी कुछ पॉइंट बनते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि आदिकाल में कुल 4 प्रकार का साहित्य लिखा गया था, ये हमने समझा दिया था। 4 प्रकार का साहित्य लिखा गया था, उसमें एक था नाथ साहित्य, दूसरा सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और लास्ट वाला जो था वो था रासो साहित्य। ठीक है, तो आज हम रासो साहित्य के विषय में भी जो रासो लिखे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ये आप लोग नोट कर लें इस लाइन को कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है और इसके जो लेखक हैं वो चंद्रबरदाई हैं। अब देख लेते हैं कि चंद्रबरदाई का परिचय क्या है। चंद्रबरदाई का जन्म काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, ये चीज़ याद रखना आप सभी लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि चंद्रबरदाई जो का जन्म हुआ था वो 1168 ईस्वी में हुआ था और ब्रैकेट में लिख लें इसको 1225 विक्रम। ठीक है, विक्रम में, और भट्ट जाति के जगाड़ नामक गोत्र में हुआ था और इनका जन्म स्थान हुआ था वो है लाहौर। ठीक है, और देखते हैं काव्य का स्वरूप। इनके जो महाकाव्य था इसके काव्य का स्वरूप क्या है वो भी हम देखेंगे कि यह एक प्रबंध श्रेणी का प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य की श्रेणी की रचना मानी जाती है। हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में कुल 2 प्रकार के साहित्य लिखे गए। ठीक है, एक प्रबंध काव्य, वो साहित्य नहीं सॉरी काव्य लिखे गए, एक प्रबंध काव्य और दूसरा था वो था मुक्तक काव्य। ठीक है, मुक्तक काव्य, ये 2 प्रकार के हमारे हिंदी साहित्य में काव्य लिखे गए थे। प्रबंध काव्य के 2 भेद किए गए। एक खंड काव्य, आप सभी लोग जानते होंगे, इनके नाम सुने होंगे लेकिन इस तरीक़ा से नहीं आपने सुना होगा। एक था खंड काव्य और दूसरा महाकाव्य। ठीक है, दूसरा महाकाव्य। इस प्रकार से हमारे जो काव्य का वर्गीकरण है वो काव्य का वर्गीकरण इस प्रकार से हुआ है। आप लोग इस चीज़ को, ग्राफ को भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो काव्य परंपरा आगे बढ़ी हमारे हिंदी साहित्य की। तो इसमें जो पृथ्वीराज रासो है वो महाकाव्य श्रेणी में आता है। ठीक है, प्रबंधात्मक महाकाव्य की श्रेणी में आता है। दूसरा नोट है इसमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है, ये भी लिखा हुआ है। तो आप ये भी याद रख लें, हमने अभी ऊपर बताया था कि ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, लेकिन इसके साथ ही आप ये भी ऐड करें कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, और इसके जो रचनाकार हैं वो चंद्रबरदाई हैं। ये प्रथम महाकाव्यकार माने जाते हैं, महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है नरोत्तम दास के अनुसार। नरोत्तम दास इनको क्या मानते हैं? नरोत्तम दास इसको एक मुक्तक रचना मानते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसका जो रस था वो किस रस प्रधान था? तो पृथ्वीराज रासो का जो रस है वो वीर रस और श्रृंगार रस, इसमें 2 रस की प्रधानता रही है, एक वीर रस की और दूसरी श्रृंगार रस की। ठीक है, इसके साथ ही अब दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है कि अलंकार। अलंकार इसमें किस प्रकार के रहे थे? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अलंकार मिलते हैं वो अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार की प्रधानता रही। श्लोकों की बात करें तो इसमें 16,306 श्लोक रखे गए हैं प्रबंध पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, छंद विधान, छंद विधान इसका किस प्रकार का था? छंद विधान इसका इस महाकाव्य में प्रयुक्त 16,306 पदों की रचना के लिए कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है।
ठीक है, 68 प्रकार। ठीक है, इसमें श्लोकों की संख्या 16,000 है, या श्लोक कह लो या पद कह लो। तो इसमें श्लोक या पदों की संख्या 16,306 है। और इसमें टोटल जो छंदों का प्रयोग हुआ है वो 68 प्रकार के छंद इसमें प्रयोग में लाए गए हैं इस महाकाव्य में। ठीक है, और इसमें भी 56 छंद का अधिक प्रयोग किया गया है। जैसे मान लो आपको एग्जाम में आता है कि महाकाव्य में सबसे ज़्यादा जो किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो आप लोग इसे नोट करें कि इसमें 56 छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसीलिए इसे 56 छंद चंद्रबरदाई का सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमारा बनता है दूहा, तोमर, घ्रोटक, श्रोटक, गाहा, आर्या छंदों का प्रयोग भी हुआ है। ये कोई लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे मैं खुद ही कट कर देती हूँ। ठीक है, ये बस एक जानने मात्र है। इसके साथ नेक्स्ट अब काव्य का विभाजन देखेंगे तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में कुल 69 सर्गों को रखा है, यानी कि 69 सर्ग इसमें खंड हैं। ठीक है, इन्हें सर्ग भी कहते हैं और इसे समय भी कहते हैं और इसे खंड भी कह सकते हैं। तो इसमें जो प्रयोग हुआ है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में, तो इसमें सर्गों का प्रयोग हुआ है, तो आप सर्ग ही याद रखें। ठीक है, 69 सर्गों को इसमें रखा है। और दूसरी भाषा की बात करें तो पृथ्वीराज, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन, भाषा की बात करें पृथ्वीराज रासो की राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा सम्मिलित प्रयोग है। और हमने ये भी बताया था कि जो राजस्थानी और ब्रज भाषा प्लस जो भाषा बनती है उसे हम डिंगल भाषा बोलते हैं। इसमें लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेंगे इसको कि राजस्थानी प्लस आदिकाल में 2 प्रकार की भाषाएं लिखी गई थी। एक थी डिंगल, दूसरी थी पिंगल। ठीक है, पिंगल भाषा, एक डिंगल भाषा थी, एक पिंगल भाषा थी। तो इस प्रकार से जो डिंगल थी वो राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा, इसे डिंगल बोला गया था। और पिंगल को बोला गया था, सॉरी वहाँ पर हमने इसमें ब्रज भाषा को जोड़ दिया है, तो इसमें राजस्थानी प्लस अपभ्रंश है। ठीक है, अपभ्रंश। ठीक है, ये होती है मतलब डिंगल भाषा। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा को हम डिंगल कहेंगे और पिंगल कहते हैं अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। ठीक है, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा को पिंगल कहा जाता है और अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा को डिंगल कहा जाता है। तो इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही शैली की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है, अतः इसे पिंगल शैली का प्रयोग हुआ माना जाता है। ठीक है, भाषा में इन्होंने ये वाला अपनाया है और कहीं कहीं इसमें पिंगल शैली का प्रयोग किया है। साथ ही नायक की बात करें तो जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा, तो इसमें अजमेर के चौहान राजा अरोड़ राज के पौत्र, ठीक है, सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आप अजमेर के राजा याद रख लें, चौहान, पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद नायक किस प्रकार के थे, तो नायक ये धीरोदात्त नायक थे। ठीक है, हमारे साहित्य महाकाव्य में 3 प्रकार के नायक मिलते हैं, धीरोदत्त और धीर ललित। ठीक है, इस प्रकार से 3 प्रकार के जो नायक हैं, तो इसमें धीरोदात्त सबसे अच्छा नायक माना जाता है। तो जो महाकाव्य में हमेशा धीरोदात्त नायक का ही प्रयोग होता है। नायिका की बात करें तो नायिका ये कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता है। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज रासो और संयोगिता का स्वयंवर होता है। ठीक है, इसके साथ ही नायिका
की श्रेणी मुग्धा नायिका है। नायिका की श्रेणियाँ भी होती हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जब मेरे को याद आएगा तो मैं किसी दिन बताऊंगी और किसी में। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम जानकारी, इस ग्रंथ की जो जानकारी सर्वप्रथम हुई कर्नल टाउन ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एस्टिक्यूब्स। तो इसका जो सबसे पहले इसका जो पता चला पृथ्वीराज रासो का, वो कर्नल टांड ने अपने ग्रंथ में लिखा था। इनके ग्रंथ का नाम था एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, कि 1839 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, में प्रदान की गई थी। इन्होंने इसके एक भाग को संयोगपता नेम के नाम से प्रकाशित किया था। संयोगपता नाम से इन्होंने प्रकाशित किया था। बात करें इस रचना के कुछ पद पुरातन प्रबंध ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। इससे यह ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। ठीक है, कि इस ग्रंथ का जो पुरातन तो भी इस चीज़ को प्रमाणिक मानता है। दूसरा है कैवासवध प्रसंग इसकी ग्रंथ की। इसके साथ ही अब बात करें कि इसमें जो कैमासवध हम साहित्य में पढ़ते, हिंदी साहित्य में एक अंग है कैमासवध। तो कैमासवध का सबसे पहले जो प्रयोग प्रसंग मिलता है वो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नोट करें इसको। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, हजारी प्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकार के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग, मतलब लास्ट वाला भाग, चंद्रबरदाई के पुत्र जलहड़ द्वारा पूर्ण किया गया था। ठीक है, इस संबंध में यह युक्ति प्रसिद्ध है। ये लाइन बहुत आती है कि मतलब पृथ्वीराज रासो का जो लास्ट वाला भाग था पूरा किसने किया था, तो इनके पुत्र जलहड़ ने पूरा किया था। इसके साथ ही एक युक्ति भी है, पुस्तक जलहड़ हत दे चल गज्जन नृप काज। ये लाइन बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत बार एग्ज़ाम में आती है, बहुत बार रिपीट हुई है एग्ज़ाम में। और कि ये लाइन किसकी है, किस पुस्तक की है, किसके द्वारा लिखी हुई है और किसके लिए लिखा गया है। ठीक है, तो ये लाइन को भी आप ज़रूर हाईलाइट करें। ठीक है, इसके साथ ही दूसरा पॉइंट बनता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना की सुकी संवाद कहकर पुकारा है। जो हजारी प्रसाद हैं वो इसे पृथ्वीराज रासो न कहकर सुख सुखी का संवाद कहते हैं। इस रचना को सुख सुखी संवाद इन्होंने नाम दिया है। इसके साथ ही इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं। हमने पहले बताया भी था कि जब रासो साहित्य हमने पढ़ा था तो उसमें थोड़ा सा हमने बता दिया था कि इसके 3 जो प्रामाणिक जो मिलते हैं वो 3 प्रकार के मत मिलते हैं। पहला है अप्रामाणिक मत कौन कौन मानता है, मुंशी देवी प्रसाद मानते हैं, बूलर मानते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के मत हैं, प्रामाणिक है, अर्ध प्रामाणिक और अप्रामाणिक। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 मत मिलते हैं। तो जो अप्रामाणिक मानते हैं वो मानने वाले हैं विद्वान राय बहादुर, गौरीशंकर, हीरानंद ओझा। दूसरा है कविराज मुरीदान और श्यामल दान। ठीक है, तीसरे हैं मुंशी देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और बूलर मोतीलाल मनेरिया। ये लोग इसको अप्रामाणिक रचना मानते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रामाणिक भी मानते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ को अप्रामाणिक मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान बूलर ने माना है। बूलर एक विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको अप्रामाणिक माना है। 1875 ईस्वी में इसे अप्रामाणिक घोषित किया गया था इनके बूलर के द्वारा। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल, साथ ही ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखें, कुछ याद रख पाए हैं कि नहीं, लेकिन ये चीज़ याद रखें कि मतलब रामचंद्र शुक्ल और बूलर ने सबसे पहले इसको अप्रामाणिक माना था और
रामचंद्र शुक्ल ने इनका सहयोग किया और इनके मत के साथ ही ये रहे, और इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने और बुलन ने इनको अप्रामाणिक रचना मानी है पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, अब बात करें कि अब अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है, तो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति चटर्जी और मुनिदत्त विजय और अगरचंद नायहेड। ठीक है, ये 4 लोग हैं। इसमें से सबसे जो मुख्य थॉट हैं वो हजारी प्रसाद और सुमति चटर्जी को याद रखें आप लोग। ठीक है, इन दोनों को ही याद रखें कि हजारी प्रसाद ने इसको एग्ज़ाम में आता है तो यही आएगा, हजारी प्रसाद और सुमति चटर्जी इसे किस प्रकार की रचना मानते हैं, तो ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और अब जो लास्ट में है वो आते हैं कि इसे प्रमाणिक रचना कौन मानता है। ठीक है, तो प्रमाणिक मानते हैं आचार्य हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णुलाल। दूसरा है मथुरा प्रसाद दीक्षित, कर्नल टांड मानते हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय मानते हैं, दशरथ शर्मा मानते हैं, नागेंद्र मानते हैं, ग्रेयसन मानते हैं। प्रामाणिक मूल रूप से देखा जाए तो प्रामाणिक बहुत सारे लोग माने हैं इसको। तो इसमें श्याम सुंदर दास हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, ग्रेयसन हैं और नागेंद्र हैं। इन चारों को आप लोग याद रखें। ठीक है, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास और अयोध्या सिंह उपाध्याय याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, नागेंद्र और ग्रेयसन, ये 5 लोग हैं जो इसे प्रमाणिक रचना मानते हैं। ठीक है, अब बात करें डॉक्टर नागेंद्र इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा। जैसे ऊपर हमने बताया था कि सुख सुखी हजारी प्रसाद ने माना है, वैसे ही इसको जो नागेंद्र हैं वो घटना कोश मानते हैं। इस रचना का नाम जो पृथ्वीराज रासो न मान करके इसे महाकाव्य न मान करके घटना कोश मानते हैं। इसके साथ ही पृथ्वीराज रासो रचना की हस्तलिपि प्रतियों के निम्न 4 रूपांतरण प्राप्त हुए हैं। इसकी जो रूपांतरण हैं यानी कि 4 इसकी प्रतियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसमें पहला है बृहद रूपांतर। इसमें 69 इसके खंड हैं या सर्ग कहें, समय कहें। ठीक है, तो और 16,306 इसमें छंदों का प्रयोग हुआ है। दूसरा है पदों का है, यहाँ छंद लिखा है, आप लोग इसमें पद लिख लें, पद। ठीक है, और 68 इसमें छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग एक साथ ही लिख लेंगे तो जल्दी से समझ आ जाएगा। दूसरा है इस संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा काशी से हुआ था। इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। ये भी बहुत बार आता है कि पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिपि है वो कहाँ पर संग्रहित की गई है, तो आप याद रखें उदयपुर संग्रहालय में इसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, इसके बाद ही मध्य रूपांतरण 7,000 छंद हैं। ये रचना ये कोई नहीं है, आप इसको हटा दें अपनी लाइन से। इसके साथ ही दूसरा आता है पॉइंट हमारा कि इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। इसकी हस्तलिखी प्रतियां अवाहर एवं बीकानेर में सुरक्षित हैं। ठीक है, 17वीं शताब्दी में लिखी जाने वाली मानी जाती है, लिखित मानी जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप लोग एक काम करें कि ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं कि ये 4 जगह संग्रहित है, इसको आप शायद वो 4 इसके प्रतियां मिलती हैं, इस चीज़ को आप छोड़ ही देंगे, कोई ख़ास पॉइंट नहीं है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, तो आप लोग इसको इतने पार्ट को आप छोड़ देंगे। बस याद रखेंगे तो सिर्फ ये याद रखेंगे इसमें 69 समय हैं और 68 इसमें छंदों का प्रयोग हुआ है, और इसमें मतलब जो इनके श्लोकों की या पदों की संख्या है वो
16,000 है, ठीक है, 16,306 है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बाकी ये 3 जो 3 पॉइंट जो लिपियों के मिले हैं वो चीज़ आप लोग इसे हटा दें, मैं खुद ही कर देती हूँ, इसको हटा देते हैं। इसके साथ ही अब दूसरा जो पॉइंट बनता है वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस संस्करण को मूल रासो का नाम दिया काव्य माना है, ठीक है, ये याद रखना है। तो रख सकते हैं कि इसने दशरथ ओझा ने जो है दशरथ शर्मा ने इस संस्करण को मूल रासो कहा है, ठीक है। इसके साथ ही एक थाल जन्म, एक थाल मरण, एक कथन चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों में अभिन्न मित्रों का जन्म एक ही दिन हुआ था, ठीक है। तो ये इनके कोई मित्र रहे होंगे, इनका एक ही जन्म एक ही दिन हुआ था, इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी, ठीक है। इसके साथ पृथ्वीराज, दूसरा है कि कन्नन टांड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है, तो ये ठीक है। जो चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत व प्रसिद्ध राजकवि थे। जो चंद्रबरदाई थे, इन्होंने जो चंद्रबरदाई लिखा है, पृथ्वीराज रासो लिखा है, वो चंद्रबरदाई थे। हाँ, ये है कि जो इसमें ये ठीक से नहीं लिखा है, ये पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ हैं, ये मतलब ठीक से नहीं स्पष्ट नहीं हुई हैं। पंक्तियाँ हैं, एक थाल जन्म एक थाल मरण, मतलब चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो का जो ये एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं थे, मतलब घनिष्ठ मित्र थे चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो, और इनका जन्म भी एक दिन हुआ था और मरण भी एक दिन हुआ था, इसलिए ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। आप लोग इस चीज़ को इस तरीक़ा से याद रखें। ये पंक्तियाँ यहाँ क्लियर नहीं थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें, ये बहुत अहम लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक साथ मरण एक साथ जन्म, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो दोनों घनिष्ठ मित्र थे, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है कि बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील का महाकाव्य कहकर पुकारा है। और दूसरा है श्याम सुंदर दास इसे उदय नारायण तिवारी इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। ये अपने अपने जो हमारे हिंदी आचार्य हैं उनका अपना अपना मत है कि ये किस प्रकार का, कोई महाकाव्य मानता है, कोई इसे मुक्तक काव्य मानता है, कोई इसे विकासशील काव्य मानता है, कोई सुख सुखी काव्य मानता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखें। आज इतना ही। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे हम आप कमेंट करके बताएं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट जो हम महाकाव्य रखें वो कौन सा रखें, ठीक है। और वैसे तो देखने में बीसल देव रासो है, अगर आप चाहेंगे तो बीसल देव रासो की हम व्याख्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही, थैंक यू।